हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए नाटक के साथ, जो नाटक है हमारा आगरा बाजार, हबीब तनवीर जी द्वारा लिखित है। ये नाटक हमारे नेट सिलेबस के इकाई 8 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो हमारा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आइए इस नाटक के बारे में प्रमुख जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हबीब तनवीर हैं, इनका जन्म 1 सितंबर 1923 ईस्वी को हुआ था और 8 जून 2009 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम देखते हैं। हबीब तनवीर का इनका जन्म 1923 ईस्वी को रायपुर में हुआ था, जो कि अब छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। हबीब तनवीर के बचपन का नाम अहमद खान था। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। पहले छदनाम उपनाम से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। बाद में ये उनका पुकार नाम बन गया। हबीब तनवीर भारत के मशहूर लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। हबीब तनवीर हिंदुस्तानी रंगमंच शलाका के पुरुष थे। उन्हें लोकधर्मी रंगकर्म को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया गया और भारतीय रंगमंच को एक नया मुहावरा मिला। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इनका जो बहुचर्चित नाटक है आगरा बाजार, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। मिट्टी की गाड़ी 1958 को, चरणदास चोर 1975 को। अन्य नाटक आगरा बाजार, शतरंज मोहरे, लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम ससुराल, हमार नाम दामाद, हिरमा की अमर कहानी, उत्तर रामचरित, पोंगा पंडित 1900 में, जिन लाहौर नहीं देखा 1990 में, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना 1993, द ब्रोकन ब्रिज 1995, जहरीली दवा 2002 और राजरथ 2006 में इनकी प्रकाशित हुई प्रमुख नाटक और कविताएं हैं। आगरा बाजार नाटक का रचनाकाल 1954 ईस्वी है। इसका स्थान आगरा की किनारी बाजार का एक चौराहा है। नाटक में 2 अंक हैं। नाटक में हास्य रस का प्रयोग हुआ है। हबीब तनवीर ने इस नाटक का 2 बार संशोधन किया, 1970 में और 1989 में, जब इसका प्रकाशन किया गया। इस नाटक का सर्वप्रथम मंचन 14 मार्च 1954 को जामिया मिलिया इस्लामिया के कला विभाग के खुले मंच से किया गया। इस नाटक का पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1954 में हुआ और आज़ाद किताब घर से हुआ। इसका प्रकाशन आज़ाद किताब घर से 1954 में हुआ। संशोधित संस्करण 1970 और 1989 में प्रकाशित हुए। आगरा बाजार नाटक की रचना हबीब तनवीर ने 18वीं सदी के भारतीय शायर एवं नज्म के पिता कहे जाने वाले नजीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए ये आगरा बाजार नाटक लिखा था। ये आगरा बाजार इनका मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक नजीर अकबराबादी की नज्मों पर आधारित है। इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदु प्रमुख हैं। इस नाटक में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। नाटक में स्थानीय संस्कृति, लोक जीवन और लोक परंपराओं का चित्रण है। पुलिस व्यवस्था के कार्यशैली और व्यापारियों के दर्द का चित्रण किया गया है।
व्यापारियों का दर्द इतिहास के फलक पर आधुनिक समस्याओं के रूप में चित्रण किया गया है। इस नज्म के पितामह नजीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करना इनका प्रमुख कारण था। नाटक को जब ओखला में खेला गया तब 75 आदमी मंच पर आए थे। नाटक के प्रमुख पात्र, नाटक में वैसे प्रमुख पात्र कोई नहीं है। इस नाटक में 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में थोड़े पात्र अलग अलग हैं। पहले अंक में फकीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, अजनबी, शायर, हमजोली, कनमैलिया यानी कान साफ करने वाला, तजकिरान वेश वृतांत लिखने वाला, ग्राहक, लड़का, करीमन, चमेली, करीमन हिजड़ा, चमेली ये भी हिजड़ा है, नवासी, नजीर की नवासी। इस नवासी को लेकर हबीब तनवीर ने कहा कि नवासी विलायती बेगम थी जिससे नजीर के विषय में बहुत सारी बातों का पता चलता है। तमाशा बिन इत्यादि अनेक पात्र हैं। दूसरे अंक में पतंग वाला, अंधा, विकारी, हमीद एक बालक है, बेनी प्रसाद, होली गाने वाले, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, तवलची और सारंग बजाने वाला। इस नाटक का जो आगरा बाजार का मुख्य कथानक है, आगरा बाजार नाटक एक ऐसे ककड़ी बेचने वाले की कहानी है जिसकी ककड़ी कोई भी नहीं खरीदता। जब वह अपना ककड़ी नजीर अकबराबादी की कविताओं का वाचन करते हुए बेचता है तब उसकी ककड़ियाँ बिकने लगती हैं। नाटक का आरंभ 2 फकीर शहर स्वाब यानी कि नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाले गीतों से प्रारंभ होता है। एक फकीर कफनी पहने हुए, हाथ में कसकोल यानी कि भिक्षा पात्र लिए है और तस्बीह जपने वाला माला, और दूसरे फकीर के हाथ में डंडा और लोहे का कड़ा है। दोनों नज्म पढ़ते हैं और ताल पर कड़े बजाते हुए बाहर चले जाते हैं। यह नजीर की कविता है। इस कविता में नगर की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। कविता किस प्रकार है? सराफ बनिए जौहरी से और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद सो खाते हैं उधार। बाजारे में उड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतार बंद। इस एक ही नज्म से आगरा बाजार का पूरा माहौल सामने आ जाता है, जिसमें किसी भी व्यापारी का कोई सामान नहीं बिक रहा है। रोजी की मार है और भयानक मंदी है। बाजार में विभिन्न प्रकार के चरित्र हैं। ककड़ी बेचने वाला, पान बेचने वाला, लड्डू बेचने वाला, किताबें बेचने वाला, एक उदयमान कवि, एक ईर्ष्यालु कवि, एक ईमानदार आलोचक, नजीर का प्रशंसक, एक तवायफ, नाजी की नज़मों को गाने वाला एक युवक, होली खेलने वालों का दल है, पुलिस का आदमी, पतंग वाला। इस बाजार में सब आते हैं। यहाँ उत्सव भी मनाए जाते हैं। ये सभी पात्र किसी न किसी तरह से नजीर से जुड़े हुए हैं। इन पात्रों के संवादों से ही नजीर की छवि बनती है। यह भी दिखता है कि शहर में अदब के लोग जहाँ नजीर को हिकारत से देखते हैं, वहीं मदारी, तवायफ, ककड़ी वाले ने उनकी शायरी को कंठ कर लिया है। कंठ करने का मतलब है
याद कर लिया है। बाजार में सभी दुकानदार कुछ कुछ बोलकर अपना अपना सामान बेचने का प्रयास करते हैं, परंतु सभी दुकानदार की स्थिति एक जैसी है। इनमें से किसी का भी सामान नहीं बिक रहा है। मदारी आता है और बंदर नाच दिखाता है। सभी दुकानदार अपना अपना सामान बेचने के लिए आवाज़ें लगाते हैं। इसी बीच मदारी वाला ककड़ी वाले पर आक्रोशित होकर कहता है कि तुम्हारे ककड़ी बेचने के कारण सभी लोग चले गए हैं, जिससे हमें भी कुछ नहीं मिला। इसी बात से आपस में लड्डू वाला, तरबूज वाला, ककड़ी वाला और मदारी वाले के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है। इसी बीच नाटक में फकीर आता है। वह नज्म गाने लगता है। फकीर का नज्म सुनकर ककड़ी वाले के दिमाग में एक बात आती है। वह सोचता है कि क्यों ना हम भी फकीर की तरह नज्म गाकर ककड़ी बेचने का प्रयास करें, जिससे लोग आकर्षित होकर ककड़ी खरीदने के लिए आए। नाटक में एक शायर हमजोली के साथ किताब बेचने वाले के पास आता है। वह शायरी करता है। हमजोली भी उसका साथ देता है। शायर कहता है, दिल्ली में आज भी भीख नहीं मिलती उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। किताब वाला कहता है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह की बातें चलती रहती हैं। उसी समय वृत्तांत लिखने वाला किताब की दुकान पर आता है। बैठकर वह सबसे बातें करने लगता है। ककड़ी वाले ने शायर और हमजोली से कहा, कुछ नज्म हमारे ककड़ी पर भी लिख दीजिए, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया और नजीर के पास जाने की सलाह दिया था। यहाँ पर शायर तजकिरानवीस से कहता है, यह गरीब सुबह से आपकी राह देख रहा है कि आप आए तो आपसे दो चार शायरी अपनी ककड़ी पर लिखवाए, लेकिन आपने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। तजकिरानवीस कहता है कि मैं ऐसे वैसे की बात करके अपनी जुबान को खराब नहीं करना चाहता हूँ। किताब वाला कहता है, क्या मियाँ, आप भी मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उसके बाद ये चारों मिलकर किताब वाला, हमजोली, शायर और तजकिरानवीस की लंबी शेरो शायरी होती है। इस शेरो शायरी की चर्चा के दौरान ये सभी नजीर अकबराबादी के शेरों शायरी को उपेक्षित करते हैं। नजीर अकबराबादी इस नाटक में कहीं भी पात्र के रूप में नहीं है, सिर्फ नाटक में उसका नाम लिया गया है। इसी बीच बाजार में एक तरफ हिंदू टोली बलदेव का मेला शीर्षक वाली नज्म गाती हुई बाएं तरफ से घुसती है और दूसरे तरफ से सिखों की टोली मदह गुरु नानक की कविता गाती हुई घुसती है। कहते कहते नानक साह जिन्हें वह पूरे हैं आगाह गुरु, वो कोमल रहवर जग में है यूं रोशन जैसे महागुरु। हिंदू टोली भी गाना गाते हैं। क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ है कहीं वह चेला है। ये टोलियाँ गाती हुई चली जाती हैं। तजकिरानवीस किताब वाले से कहता है, क्या जमाना आ गया, देखिए कि कुतुब खानों में फारसी की किताबें अनका गायब हो रहे हैं, नस्र भी उर्दू में ही लिखी जाती है। फिर कोई क्या तज़किरा लिखे और किस लिए। किताब वाला कहता है, खूब याद आया मियाँ, नजीर के एक शागिर्द हाल में मेरे पास आए। उनकी नज्म लेकर उन्होंने कहा, क्या मैं अपनी रसूख से उसकी साया प्रकाशित कर सकता हूँ। अब भला कौन बताए पड़ेगा मियाँ नजीर का कलाम। यहाँ पर फिर से एक बार
नजीर को उपेक्षित किया जाता है। इस बीच यहाँ पर करीमन और चमेली दोनों हिजड़े बाजार में आते हैं। दोनों कृष्ण के ऊपर गीत गाते थे। ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ। इसी बीच में दरोगा आता है। दरोगा वहाँ पर बैठे लोगों से झगड़े के विषय में पूछता है। यहाँ पर दंगा फसाद क्यों और किस बात को लेकर हुआ है, यह कहकर दरोगा सभी दुकानदारों पर 1-1 रुपया का जुर्माना लगा देता है। दरोगा बेनजीर के पास जाता है। उधर नजीर की नवासी दुकान पर आकर कहती है, चाचा, नाना ने आम का अचार मंगाया है। पंसारी उससे पूछता है, कहाँ है मियाँ? नजीर, शहर में अंधेरा हो रहा है, उससे कहो इस जुल्म पर भी एक कविता लिखे। बैठे बैठाए हम लोगों पर 1 रुपया का जुर्माना हो गया। यह कहकर पंसारी अचार दे देता है। नजीर की नवासी अचार लेकर चली जाती है और बाद में फिर नवासी आकर पंसारी से कहती है, यह पढ़ लीजिए। पंसारी कहता है, सुनो मियाँ, नजीर ने नई नज्म भेजी है। पंसारी नज्म पढ़ता है। फिर गर्म हुआ आके बाजार चूहों का, हमने भी किया खांच तैयार चूहों का। सर पाँव कुचल कूट के 2-4 चूहों का, जल्दी से कचूमर सा किया 4 चूहों का। जोर मज़ेदार है अचार चूहों का। वास्तव में पंसारी ने जो अचार दिया था उसमें चूहा मरा हुआ था। जब पंसारी खोलकर उसे देखता है तब उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकलता है। यह देखकर सभी लोग वहाँ हंसने लगते हैं। नजीर इस तरह के नज्म लिखते हैं। वहाँ पर बैठे किताब वाले के साथ सभी लोग इस नज्म को सुनकर हंसने और उनका मजाक उड़ाते हैं। तब किताब वाला कहता है, ताज्जुब तो इस बात की है कि मियाँ नजीर शरीफ घराने के आदमी हैं। जाहिल और गद्दार भिखारी की चीज़ें खाते फिरते हैं। यहाँ उन्हें अपना ना सही अपने खानदान वालों की इज्जत का तो ख्याल रखना ही चाहिए। तजकिरानवीस कहता है, साहब, जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी करने, मेले ठेलों की सैर करने, आवारा गर्दी, कामारबाजी यानी कि जुआ में गुजारी है, उसे क्या शर्म हया। तब शायर कहता है, सुना है अहदे शबाब में है आलम था कि बाजार के लौंडों के साथ गाते बजाते और कोठों के चक्कर लगाते थे। होली के दिनों में बाकायद रंग खेलते और हर रस्म में शरीक होते थे। अब शाम हो गई है, कोठे पर महफिल जमने लगी है, बेनजीर का बाजार सजने लगा है। वहाँ पर सुहादा आता है, इसी बीच तमाशबीन भी आता है और महफिल जम जाती है। यहाँ नज्म शुरू हो जाती है। बीच बीच में दरोगा आता है। दरोगा बेनजीर के साथ मुलाकात करना चाहता है, किंतु बेनजीर मना कर देती है, क्योंकि वह पहले से ही किसी सौदा को टाइम दे देती है। यहाँ बेनजीर के कल आने के लिए कहने पर सहमति भरते हुए दरोगा चला जाता है। यहाँ फिर फकीर आते हैं और एक नज्म गाते हैं। पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है। पैसे ही रंग रूप है, पैसे ही माल है, पैसे ना हो तो आदमी चरखे की माल है। यहीं पर पहला अंक समाप्त होता है और दूसरा अंक प्रारंभ होता है। नाटक के दूसरे अंक में फकीर बंजारा नामा गाते हुए आते हैं।
टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिर मारा। कज्जाक अजल का लूटे है दिन रात बजाकर नक्कारा। क्या बंदिया भैंस बैल सूटर क्या गोई पल्ला रस भारा। क्या गेहूँ चावल मोठे मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा वंजारा। फकीर गाते हुए चले जाते हैं और सुबह हो गई है। कुछ दुकानदार आ गए। कुछ दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं। फेरी वाले आवाज़ लगा रहे हैं। किताब वाले का भी दुकान खुल गया है। किताब की दुकान पर शायर आता है। फेरी वाले आवाज़ लगा रहे हैं। किताब वाला शायर से कहता है, चौधरी गंगा प्रसाद साहब ने कुछ और कहा आपसे। शायर कहता है, उन्होंने इशारे में बात कही। मैं समझ गया था कि ये मौका मुनासिब नहीं है। मुनासिब यानी कि ठीक नहीं है। असल में शायर की ये इच्छा थी कि उसकी एक किताब छपकर प्रकाशित हो जाए और उसकी कुछ पेशगी किताब वाला दे दे। तब किताब वाले ने उसे गंगा चौधरी प्रसाद साहब के पास शायर को भेज दिया था। मेरे पास सामान नहीं है, आप चौधरी गंगा प्रसाद के पास चले जाइए, वे आपके शायर के कायल हैं, शायद वे आपकी कुछ मदद करें। लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया था। इसी बीच पतंग वाला एक तोता का पिंजरा हाथ में लेकर गुनगुनाते हुए आता है और अपनी दुकान खोलकर गुनगुनाता है। पतंग वाला क्या, कुछ बार पैतरे हैं, कुछ पार पैतरे हैं, इस आगरे में क्या क्या इस यार पैतरे हैं। हामिद एक बच्चा है। वह पतंग की दुकान पर जाता है और पतंग वाले से कहता है, कल कहाँ गायब हो गए थे। पतंग वाला बताते हुए कहता है, मैं तैराकी का मेला देखने गया था। हामिद उससे पतंग खरीद कर जाने लगता है। तभी किताब वाला उसे पकड़कर कुछ सुनाने के लिए कहता है। गज़ल सुनाने के लिए दुकानदार अपना दुकान छोड़कर उसके पास आ जाते हैं। राहगीर रुक जाते हैं। किताब के दुकान वाले के पास बैठकर शायर कहता है, मियाँ नजीर की गज़ल है। हमजोली कहता है, भाई क्या कहने, हमें मियाँ नजीर की इस कलाम की खबर नहीं थी। ताज किरान बीस भी वहाँ बैठा हुआ था। उसे बुरा लगता है और वहाँ से झुंझलाकर चला जाता है। हामिद अभी गा ही रहा था कि किताब वाला कहता है, बस करो मियाँ, और भीड़ को देखकर कहता है, आप सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं साहब, यहाँ कोई मदारी का खेल नहीं हो रहा है, यहाँ प्रसाद बट रहा है। किताब वाले की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ सन्नाटा छा जाता है। किताब वाले के पास से शायर और हमजोली भी चल देते हैं। हामिद भी जाने लगता है। पतंग वाला हामिद को बुलाकर कहता है, सुनो मियाँ, पहले क्यों नहीं बताया यार कि तुम्हें मियाँ नजीर की कलम याद है। हामिद कहता है, मैं तो पतंग खरीदने आया था साहब, शेर सुनाने की गरज से मैं नहीं आया था। पतंग वाला कहता है, अरे यार, मगर यह तो जानते हो कितनी पुरानी याद है। अल्लाह है हमारे मियाँ नजीर, उनका कलाम सुनाना था तो हमारी दुकान पर बैठकर सुनाते। वहाँ शेर पढ़कर उनको भी बेइज्जत किया और हमें भी। हामिद ने पतंग वाला बहुत सारे नज़्मों को सुनाने के लिए कहता है। हामिद भी रह रहकर नजीर के नज़्मों को सुनाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। उसमें खूमचे वाला भी शामिल हो जाता है। और फिर एक अंधा भिखारी कटोरा लेकर एक औरत के साथ आता है। वह भी गाता है। अंधा भिखारी क्या कहता है,
पहले गांव गणेश का लीजे शीश नवाए, जैसे कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए। खुशी रहे दिन रात है कभी न हो दिलगीर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नजीर। इसी समय होली गाने वाले भी गाते हैं, वे गाते हैं, हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हों गुलरू रंग भरे, कुछ भींगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे। पतंग वाला कहता है, सुन लिया बेनी प्रसाद, होली के मौके पर इससे बेहतर नज्म और क्या हो सकती है। अब नाटक में दो सिपाही आते हैं, वह बेनजीर के कोठे के पास खड़ा होकर इंतजार करते हैं कि मजनू निकले तो उसे उठाकर ले जाएं, क्योंकि दरोगा जी ने उन्हें बुलाया था। इसी बीच मदारी भी आता है और वह भी अपने नज्म गाता है। इसके बाद ककड़ी वाला आता है और पतंग वाले से कहता है, ये मियाँ हजरत नज़ीर कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे अपनी ककड़ी के ऊपर कुछ शेरो शायरी लिखवानी है। पतंग वाला नज़ीर का पता बता देता है, ककड़ी वाला नज़ीर के पास पहुंच जाता है। गंगा प्रसाद जो बड़े दुकान वाले हैं, वे पतंग वाले के दुकान पर आते हैं, उससे कहते हैं कि मैं तो अब उर्दू फारसी की किताबों से पार लिया, मैंने फैसला किया है कि दिल्ली से अंग्रेजी जवान में एक अखबार साया करूं। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप भी यह धंधा छोड़ दीजिए और अखबार रसायल के काम में लग जाइए। नया ज़माना है, नए ज़माने के मुताबिक रस्म इख्तियार कीजिए। किताब वाले और गंगा प्रसाद के बीच लंबी लंबी बातें होती हैं। उधर किताब वाले को गंगा प्रसाद समय देकर चले जाते हैं। इधर बेनजीर के कोठे से सोहदा नीचे उतरता है। सिपाही सोहदे को पकड़ लेते हैं, उससे कहते हैं, कल यहाँ तुमने फसाद करवाया था, इसलिए चल, साहब ने बुलाया है। ककड़ी वाला दाखिल होता है, उसका चेहरा खुला हुआ है, होठों पर गाना है और उसके पीछे बच्चे शोर मचाते हुए कतार में अंदर आते हैं। वह गा रहा है ककड़ी बेचता हुआ। ककड़ी वाला कहता है, क्या प्यारी प्यारी मीठी मीठी और पतली पतलियां हैं, गन्ने की परियां हैं, रेशम की तकलियां हैं, फरहाद की निगाहें, सीरी की हंसलियां हैं, मजनू की सर्द आहें, लैला की उंगलियां हैं। क्या खूब नरवो नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खस काफिर इस कंदरे की ककड़ी। इस तरह वह गाकर ककड़ी बेचने लगता है। उसकी ककड़ी खूब बिकती हैं। इस तरह तरबूजा वाला, लड्डू वाला भी गाते हुए दरोगा जी बेनजीर के कोठे पर पहुंचते हैं। वहां पर तवलची और सारंगियां भी। उन दोनों से दरोगा बेनजीर के बारे में पूछते हैं। तब बेनजीर आ जाती है और कहती है, मुझे अपना वादा याद है। दरोगा कहता है, मैं सुबह सुबह इसलिए आ गया कि हो सकता है कि आपके पास कोई और आ जाए और फिर मुझे वापस कर दे। दरोगा और बेनजीर बातें करते हैं। इसी बीच फकीर आदमी नामा गाते हुए बाजार में प्रवेश करता है और तभी लोग इस कोरस में शामिल होकर गाते हैं, दुनिया में बादशाह है सो भी आदमी, और मुफलिसों गदा है सो वह भी आदमी, जरदार वे नवा है सो है भी वह भी आदमी, टुकड़े चबा रहा सो वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा वह भी आदमी। यहाँ आदमी को जान की बारे है आदमी, और आदमी की तेग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को उतारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो और भी है आदमी, सुन के दौड़ता है सो और भी है आदमी। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के इन पहलुओं के साथ मानव जीवन की अनिवार्य नियत को
यह नाटक संकेत करता है सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जीवन की मुश्किलों के बीच जीवन की मुश्किलों के बीच जीवन की मुश्किलों के बीच यह नाटक के जीवन उन रंगों को भी पकड़ता है जो मनुष्य के जीवन में रंग भरते हैं। हबीब के द्वारा इस बाजार की तुलना भारतेंदु जी के नाटक अंधेर नगरी के साथ किया जा सकता है। हबीब ने 19वीं सदी के आगरा बाजार का यथार्थ चित्रण करने की कोशिश की है, जबकि भारतेंदु ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध का एक प्रतीकात्मक बाजार की संरचना किया है। आगरा बाजार में मंदी है जहाँ कुछ नहीं बिकता है, जबकि अंधेर नगरी के बाजार में सब कुछ बिकाऊ है। इस नाटक का जो सारांश है, हबीब तनवीर द्वारा लिखा जाने वाला यह नाटक हिंदी नाट्य साहित्य के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। नजीर अकबराबादी के नज्मों और उनके जीवन, उनके परिवेश पर आधारित होते हुए भी यह नाटक तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।